साल 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण के तहत 102 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। उन्हीं में से एक बेहद अहम सीट है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, जहां से सांसद रहे 2019 में जीतकर आए एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, 2019 से 2024 तक का सफर कैसा रहा? देखिए, 2019 से 24 तक बहुत उतार चढ़ाव है। कोरोना आया बीच में, 2-2.5 साल लोग घरों में बंद रहे, उनके हालात देखे और सिस्टम का फेल्योर देखा। लोगों की लाशें देखी, एम्बुलेंस में मरते हुए लोग देखे, ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिले। और जब कोई अपने प्रिय परिजन को मौत के बाद शमशान घाट लेके गया तो लकड़ी नहीं मिली। मजबूरन उसने गंगा के रेते में, दरियाओं के किनारे पर उनको दफन किया और जानवरों को उनकी लाश खाते हुए देखा। अब लगता है कि हिंदुस्तान उस दौर से निकला है और ये लोकसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। जाहिर सी बात है, अब ये लोकसभा चुनाव देश की दिशा तय करेगा और ये लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान की लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पिछले 10 सालों में कॉरपोरेट हाउसेस को जितना सपोर्ट किया गया, 13 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ किया गया। हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज हुई जैसे पेगासस आ गया। अगर ये किसी और देश में होती तो सरकार बदल जाती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसेंटली आपने देख लिया, लेकिन हाय हुल्ला उसमें माफ़ करना आप लोगों ने भी नहीं करा। अब जो कहते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपनी कि हमने विकास करा, रोजगार कहाँ गया? क्या विकास दिखता है कहीं? दुनिया जिस चाल से चल रही है ऐसी हम भी चल रहे हैं। तो इस बार तो वो 370 अपने लिए और अपने अलायंस के लिए 400 का नारा दे रहा है। वजह क्या है आखिर? कभी आपने इस बात पर गौर करा? गरीब परेशान है, महंगाई चरम सीमाओं पर है, रोज़गार पिछले 40 साल में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल हमारी जनता ने सबसे महंगा ख़रीदा जब दुनिया में सबसे सस्ता था। उसके अलावा किसान का क्या हाल हुआ? हमें वो आंदोलन ज़िंदगी भर याद रहेगा कि देश का अन्नदाता ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन मुल्क से आके लोग हमारे यहाँ बैठ गए हैं। कीलें लगाई जा रही थी, कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। अपने एजुटेशन दर्ज कराने के लिए 700 किसान शहीद हो गए। 3 कानून बनाए गए थे और ये कहा गया था कि ये किसानों के हितैषी कानून है। और जब इनके आंदोलन की वजह से ये हटाया गया तो कानून हटे और तब भी ये कहा गया कि किसान के हित में कानून हटा दिए। कौन सी बात सही थी? ये तय करने का काम जनता और मीडिया का है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो विपक्ष की होती है, और इसमें इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है जिस तरीके से ये अलायंस बना है विपक्ष का INDIA, ये इस बार काम करता दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास 60% वोट है और इन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ 40% वोट है। इनकी सियासत हिंदू मुसलमान पर है और किसी इशू के ऊपर नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको इशू। देश के इशू तो ये होने चाहिए थे लेकिन राजनीति धर्मों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है। क्या किसी देश के लिए ये एक अच्छा संकेत है? देश के रहने वाले, हर रहने वाले का इस देश पे बराबर का हक है। सर, इसमें देखिए, अलायंस जो इंडिया का बना वो एकजुट रह नहीं पाया। इसमें तो इंडिया अलायंस का ही कहीं ना कहीं मानते कि कमी रही। नहीं, देखिए, एकजुट जहाँ जहाँ है वहाँ पे है।
दो चार जगहों पर ऐसा कि एकजुट नहीं हो पाया, लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़मीनी हकीकतों से कुछ ज़्यादा हैं। तो इंडिया अलायंस को जहाँ जहाँ भी है, 28 पार्टीज हैं इंडिया अलायंस में। लेकिन महत्वपूर्ण नीतीश कुमार संयोजक के तौर पर ये पटना से ही इसकी शुरुआत हुई थी और नीतीश कुमार ही अब साथ नहीं है। ममता बनर्जी बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थी और एक बड़े राज्य की उन्होंने दूरी बना ली। देखिए, नीतीश कुमार जी की पता नहीं क्या मजबूरी ऐसी रही, क्योंकि अगर अब जो नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और शायद आखिरी बार चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया अलायंस में तो प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, तो वो फिर भी चले गए। उनकी क्या मजबूरियां रहीं, क्या उन पे प्रेशर दबाव थे? सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग आप देख ही रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद की सरकार। ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ? ममता बनर्जी का अलायंस कांग्रेस से इसीलिए नहीं हुआ कि ममता बनर्जी को ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगी, और कांग्रेस के साथ अगर अलायंस होगा तो क्योंकि वो असेंबली में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती हैं तो शायद उनको नुकसान हो। नहीं सर, ये नहीं लगता है कांग्रेस की थोड़ी सी हठधर्मिता भी? बिहार में देखिए बहुत मुश्किल से आज जा करके सीटों का बंटवारा जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो पाया, उसमें भी पूर्णिया सीट को लेकर के अभी भी स्थिति जो है वो एक तरीके से कहे तो फंसा ही लग रहा है। देखिए, वो फाइनल हो जाएगा। हमें ये एहसास है क्योंकि हम 5 साल इस पार्लियामेंट में रहे और राहुल गांधी जी को भी देखा। राहुल गांधी जी भी बहुत कंप्रोमाइजिंग नेचर के इंसान हैं, जिस तरह से हमारे अखिलेश यादव जी हैं। इसीलिए आसानी से यहाँ भी हो गया, वहाँ भी होगा। हम बहुत से लोग इस प्रेशर में हैं और उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस तोड़ दिया जाए। अब वो प्रेशर के माध्यम आपको सब पता है। सरकार और ये बीजेपी पार्टी हरगिज़ नहीं चाहती कि इंडिया अलायंस बरकरार रहे, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस अपनी पूरी आबोताब के साथ चुनाव लड़ता तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आती, बशर्ते ईमानदारी से इलेक्शन। वही जो आपने 60 और 40 की बात कही, तो उसमें बिखराव 60 में तो खुद ब खुद आ गया। हाँ, इतना ज़्यादा बिखराव थोड़ी है। अगर वो 60% में 5-10% का बिखराव है भी, तो 50% तो बाकी है। लड़ाई मान रहे हैं कि इस बार 50-50 की है। जाहिर सी बात है, लेकिन जो 10% बिखराव हुआ वो भी तो इंडिया अलायंस का ही है। वो अल्टीमेटली आना इंडिया अलायंस के पास है। और अब अगर मैं मुरादाबाद को लेकर के आऊं तो इस बार क्या कारण रहा कि सपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया? मैं डिक्लेयर हुआ था सपा का कैंडिडेट और मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले और मैंने अपना नॉमिनेशन भी करा दिया था। कुछ वजहें रही होंगी ऐसी जिनका मुझे ठीक से अभी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे दबाव बना और उन्होंने मेरा टिकट दूसरी एक रुचि वीरा को दे दिया, एक बाहरी प्रत्याशी को दे दिया। लेकिन जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप ही चुनाव लड़ेंगे। मैं एरोप्लेन से आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, कल जमा कर दिएगा। डॉक्यूमेंट्स भी आ गए एरोप्लेन से। हमारे मुरादाबाद के एक बाहरी नेता हैं जिन्होंने उन लोगों को कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स रामपुर के भी थे। ये लोग रामपुर चले गए और उन्होंने इतनी देर कर दी कि 3 बजा दिए। 3:02 पर मेरे पास व्हाट्सएप आया कि अभी जमा कर दो, हो सके तो, लेकिन टाइम निकल चुका था, मजबूरी थी। तो अखिलेश यादव जी ने आखिर वक्त तक ये चाहा कि चुनाव मैं लड़ूं, लेकिन परिस्थितियों नीचे वाले जो अखिलेश जी की आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने ये सीट भी बर्बाद कर दी। तो ये एक क्या माने इस बार रामपुर के दबाव में ही ऐसा हुआ? देखिए, जब तक कोई कंफर्म ना हो मुझे मैं कैसे कह सकता हूँ। रुचि वीरा जी आजम खान साहब की बहुत करीबी लेडी हैं और सब ये एजम्पशंस हैं, हो सकता है हो सकता है ना हो। नहीं, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि वो ये भी चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से लड़ें। हाँ, ये भी बात थी और अखिलेश यादव जी वहाँ से नहीं लड़े, इसके लिए राज़ी नहीं हुए। तो अंदर क्या हुआ जब मुलाकात होगी अखिलेश जी से तो मालूम होगा। तो
जब वो समय गुजर गया उसके बाद अखिलेश जी से बात नहीं हो पाई है। नहीं, फिर बात नहीं हो पाई। तो अब आगे एसटी हसन साहब का आगे किस तरीके से उनका क्या आगे रहने वाला है? देखिए, हमारी सियासत हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए है, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत के लिए है, हिंदुस्तान के विकास के लिए है, रोज़गार के लिए है, महंगाई के लिए है, सबके साथ हक देने की बात के लिए है। वो इंडिया अलायंस की सेकुलर पार्टीज़ का यही मकसद है। मेरे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और इस वक्त अखिलेश यादव जी के जो सिद्धांत हैं वही मेरे भी सिद्धांत हैं। क्योंकि सर अभी मैं मार्केट घूम के आया हूँ मुरादाबाद, सैकड़ों लोगों से मैंने बात की है, उन लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी है इस बात को लेकर के। वो लोग का यही कहना था कि इस बार हम यही चाहते थे कि आप ही कैंडिडेट। थोड़ी सी नहीं, बहुत है। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन कर दिए, क्या क्या नहीं करा मैं कहना नहीं चाहता। तो उन लोगों ने जिनको बीजेपी ने अखिलेश यादव जी की चारों तरफ इम्प्लांट करा है, आरएसएस ने जैसे जिनको करा है, उन आस्तीन के सांपों ने पार्टी को कमज़ोर करने के लिए मेरे टिकट को सैबोटाज कर दिया और मैं इस बार नहीं लड़ पा रहा हूँ। एसटी हसन की वैल्यू नहीं है इतनी, सिद्धांतों की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ की बड़ी आबादी और दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम मुसलमानों की बात कर सकें। क्योंकि लोगों से जब मैंने बात की उनका ये साफ कहना था कि हमने पहली बार ऐसा कोई हमारा सांसद देखा था जो लोकसभा में हमें दिख रहा था, लोकसभा में मुरादाबाद के लिए 80-85 बार खड़े होकर के बोल रहा था। हम चाहते थे कि वही लोग यही चाहते थे। आज तक मुरादाबाद की हिस्ट्री में इतनी बार किसी ने स्पीचेस नहीं दी पार्लियामेंट में जितनी मैंने दी। मुरादाबाद का हर मुद्दा उठाया और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द को शेयर करूँ, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं होती है। लेकिन किसी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो। तो मुस्लिम्स में ये ख्याल था कि हमारे एक लीडर जेल में है, एक का इंतकाल हो गया, जो कुछ अगर कहने वाले हैं तो वो मुझे ही मानते हैं, मेरा ये हशर हो गया। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि एसटी हसन का अगर टिकट नहीं मिला तो एसटी हसन की शख्सियत ख़त्म नहीं हो गई है। ज़िंदगी भर मैं इंसाफ के लिए और हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, लोगों की आवाज़ बनता रहूँगा। जल्दी से एक दो सवाल बस सर। अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो आपने बोला एक जो वो आडंबर सा बना है उसे तोड़ना भी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी में कुछ एक ही वो सीनियर लीडर्स हैं जिसमें एक बेहद अहम चेहरा आप हैं, तो वो आडंबर जो उनके आजू बाजू है उसे भी ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखिए, वो इतने स्ट्रांग है कि वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। अगर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा ली जाए तो मालूम हो जाएगा हमारे नेताजी को भी। लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, सबकी बात सुनते हैं। लेकिन पार्टी बचाने के लिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हमारी पार्टी का कोर वोट जो है वो मुस्लिम्स है, उनको अगर शिकायत हो रही है तो उनकी शिकायतें दूर करी जाएं। पिछले कुछ वक्त में लगा है कि वो शिकायतें नहीं सुनी गई हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनी गई हैं। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि मुस्लिम्स को इतनी ज़्यादा शिकायतें क्यों हो गई। एक दौर नेताजी का भी था, हमारे आदरणीय नेताजी और हमारे अखिलेश यादव जी भी 2022 में मुसलमान तन मन धन से उनके साथ रहा है। आज अचानक ये क्या हो रहा है, इसको गौर व फिक्र करना चाहिए और इसकी वजहें ढूंढनी चाहिए। अब आखिर सवाल सर बस, इस बार के चुनाव में INDIA अलायंस क्या सरकार बनाती हुई दिख रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अलायंस जो है सरकार बनाएगी, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तब। यानी EVM में अभी भी डाउट है? बहुत सी जगह है,
माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ें कर दी हैं, मेरे पास सबूत हैं उसके। हमारे वोट के साथ मैनिपुलेशंस हुए हैं। उसके बाद जब पोलिंग होगी उस वक्त डंडे की ज़ोर से हमारा वोट रोका जाएगा। उसके बाद जब काउंटिंग होगी उसमें मैनिपुलेशन होगा। उसके काउंटिंग से पहले ईवीएम में घपले होंगे और ईवीएम में जो मैं तो ये एक बात ये कहता हूँ कि आपका मोबाइल हैक हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, पेंटागन हैक हो गया, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। ईवीएम की क्या हैसियत है? क्या सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो सकती? क्या चिप नहीं लगाया जा सकता? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गई थी, रिजेक्ट कर दी गई। मैं ये कहता हूँ चलिए आप वीवीपैट से करा दें, वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाली जाए, 100% बैलेट बॉक्स भी गिना जाए और ईवीएम भी गिनी जाए, तो एक पारदर्शिता हो जाएगी। इसके करने में क्या परेशानी है? लेकिन क्यों नहीं चाहते? हमारा हो सकता है हम गलत हों, हमारा शक तो दूर हो। दुनिया ने क्यों डिस्कार्ड कर दी? जर्मनी में क्यों आंदोलन हुआ था इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना करा था? यहाँ हठधर्मी क्यों है? तो अगर इंडिया की सरकार आती है तो उस विषय में सोचा जाएगा? यकीनी तौर पे जो मेथड मैं बता रहा हूँ और मुझे मौका मिला तो ये बात मैं रखूँगा भी। और बैलेट की तरफ भी शिफ्ट होनी? नहीं, वो वीवीपैट की पर्ची हाथ में आ जाए वोट। उसके अलावा, क्योंकि कई पार्टियों का ये मानना है कि बैलेट से ही चुनाव। हाँ, बैलेट से हो जाए तो और अच्छी बात है। वो कहते हैं साहब बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आते, जहाँ 14 टेबल लगा रहा हो वहाँ 28 लगा दो, जल्दी आ जाएंगे। स्टाफ की कमी है क्या? बहाने हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती समय आपने दिया और खुल करके आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे एसटी हसन साहब, मुरादाबाद से सांसद 2019 में जीत कर आए और इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन इसकी नाराज़गी मुरादाबाद के जनता में देखने को मिल रही है। कैमरामैन केडी के साथ मैं अभिषेक, न्यूज़ इंडिया।